हेलो बच्चों, कैसे हो। इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है इसके बारे में, इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखेंगे। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो टॉपिक हमारा बच गया है, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर, पेडिग्री एनालिसिस और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में फटाफट हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। प्लांट्स में हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि हम उनमें ब्रीडिंग करा सकते हैं और उनके जो जो प्रोजेनी हैं हम उनको स्टडी कर सकते हैं, फिर उनमें ब्रीडिंग करा सकते हैं। बट क्या ये ह्यूमंस में पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी से रैंडम कुछ नहीं करा सकते, ब्रीडिंग नहीं करा सकते हैं, है ना। तो ह्यूमन में जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए अलग चीज़ का इस्तेमाल होता है और वो है पेडिग्री। पेडिग्री, हम पूरा फैमिली ट्री देखते हैं, चार्टिंग होती है, फैमिली ट्री बनता है, उसमें फिर हम आपको ये एसेस करते हैं कि कहाँ पे कौन अफेक्टेड था, फिर उसके कितने प्रोजेनी अफेक्ट हुए, फिर इस तरीके से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, पता करते हैं कि इसमें ये जो बीमारी है ये रिसेसिव है या ये डोमिनेंट है या ये सेक्स लिंक्ड है। तो हम सबसे पहले अभी देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। पेडिग्री चार्ट जो होता है उसके बारे में, कुछ सिंबल होते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। अगर स्क्वायर बना रहे हो तो इट इज़ मेल, सर्कल है इट इज़ फीमेल। अगर आपको नहीं पता कि क्या, ये पता है कि हाँ उसका एक बच्चा था लेकिन वो मेल था कि फीमेल था, ये सेक्स अनडिटरमाइंड में आ गया, अनस्पेसिफाइड। फिर उसके बाद में अगर आपका ये एम्प्टी बॉक्स है तो दैट इज़ अनअफेक्टेड। अगर आपका ये शेडेड बॉक्स है पूरा, आइदर ब्लैक और रेड, जो भी आपका उस चार्ट में अवेलेबल है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ अफेक्टेड। ठीक है। अगर हमारे पास में ये सिंबल है दैट मीन्स कि इनकी मेटिंग हुई है। मेटिंग से बनने वाली जो प्रोजेनी दिखाएंगे वो हम इस तरीके से दिखाएंगे। मान लीजिए एक मेल है, एक फीमेल है, एक फिर फीमेल है, और ये जो ऑर्डर हम इसमें लगाते हैं ये रैंडम नहीं होता है। इसका मतलब है कि सबसे पहला फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो सबसे पहला हमने दिखाया है दैट इज़ द फर्स्ट चाइल्ड, देन सेकेंड चाइल्ड एंड देन थर्ड चाइल्ड। अगर आपके ये जो सिंबल है इसमें यहाँ पे 2 लाइन है तो दिस इंडिकेट दिस इज़ ए कंसेंगुइनस मैरिज। क्लोज रिलेटिव्स में ये ब्रीडिंग हुई है, कंसेंगुइनस। सो ये कंसेंगुइनस मैरिज अगर है उसमें आपके पेडिग्री चार्ट में कहीं पे कोई रिलेटिव से आपका मैरिज हो रही है तो आपको ये वाला साइन लगाना है। और अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा डिटेल आपको ये दिखाना है इस लेवल पे कि चलो ये अफेक्टेड है, तो कितने अनअफेक्टेड प्रोजेनी हैं उसके, आप इसमें ऐसे लगा देंगे 2। अनअफेक्टेड प्रोजेनी कितनी है? 2, एक लड़का एक लड़की। तो ये आपका पेडिग्री चार्ट है, पेडिग्री के चार्ट के सिंबल्स हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं आपकी जो बुक्स में दिखा रखा है पेडिग्री चार्टिंग में। एक उन्होंने ऑटोसोमल डोमिनेंट दिखा रखा है और एक उन्होंने ऑटोसोमल रिसेसिव दिखा रखा है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होता है, सबसे पहली बात है कि उसमें फैमिली में एक अफेक्टेड होगा। मान लीजिए इसमें फादर अफेक्टेड है तो प्रोजेनी में भी मान लीजिए 4 प्रोजेनी हुई है आपकी, मेल फीमेल मेल फीमेल, तो आपकी 2 अफेक्टेड हो गई। ठीक। अब आपका यहाँ पे जो ये अफेक्टेड है इसकी शादी हुई, इसकी भी मेटिंग हुई। इससे जो बन रहे हैं कोई अफेक्टेड नहीं आ रहा। इसमें जो आ रहा है आपका, मान लीजिए एक फिर से अफेक्टेड है। ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ
ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट, वाई डोमिनेंट? क्योंकि डोमिनेंट हमने अब तक पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कि डोमिनेंट जो है वो अगर एक भी प्रेजेंट है, एक एलील भी आपका अगर प्रेजेंट है तो वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो यहाँ पे ये मैनिफेस्टेड है। मैनिफेस्टेशन के बाद में यहाँ पे जो है आपकी प्रोजेनी में भी वो आया है। जो आपका जिसमें मैनिफेस्टेड नहीं है, वो बीमारी नहीं नज़र आ रही है, उसके किसी प्रोजेनी में ये बीमारी नहीं आई है। यहाँ जिसका जो अफेक्टेड है उसके प्रोजेनी में फिर से ये आई है। तो इसका मतलब कि दिस इज़ अ डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अब आते हैं, देखते हैं रिसेसिव का। रिसेसिव में क्या होता है, हम अब तक देखते आए हैं। रिसेसिव में वो एक्सप्रेशन कब होगा, जब वो दोनों एलील आपके सेम होंगे। तो इसमें हम रिसेसिव में देखेंगे, जहाँ से ये हमने पेडिग्री चार्ट स्टार्ट किया, दे बोथ आर अनअफेक्टेड। इसमें से जो आपकी प्रोजेनी निकली उसमें से मान लीजिए आपके 2 अफेक्टेड आ गए, ठीक है, ये अफेक्टेड हो गया और आपका ये अफेक्टेड हो गया, ठीक। अब हम इनकी ब्रीडिंग कराते हैं। इसमें कोई अफेक्टेड नहीं है। फिर इसकी हमने ब्रीडिंग कराई, मतलब इनकी मैरिज हो रही है ये। इसमें से दिस इज़ नॉट अफेक्टेड बट दे आर गिविंग राइज टू अ पर्सन दैट इज़ अफेक्टेड बाय द डिसीज़। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है उन दोनों ही पेरेंट में ये फीचर है जो बीमारी का नहीं। दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट डोमिनेंट बट दे आर कैरिंग। कैरिंग क्यों? क्योंकि आपके 2 प्रोजेनी में ये चीज़ आई है। मे बी दे आर कैरियर, उनका हेट्रो जाइगस वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक डोमिनेंट वाली होगी और एक ये रिसेसिव जो आपकी बीमारी वाली है वो है, दोनों आपके कैरियर हैं। फिर इसमें से जो प्रोजेनी हुई, इनमें 2 में आपको ये ट्रेट नज़र आ गया। अब यहाँ पे जो जिस ट्रेट में जिसको है उसकी अगर हमने मेटिंग कराई नॉर्मल से, मान लीजिए इसके पास दोनों नॉर्मल जीन प्रेजेंट होंगी, तो इसकी और इसकी अफेक्टेड वाली नहीं है। अगर जा भी रही है तीनों में तो यहाँ से नॉर्मल आ रही है, तो दैट मीन्स कि ये रिसेसिव है। ये फिर दब गया यहाँ पे नॉर्मल के साथ। जब आप आए हो इसके पास, मान लो ये होमोजाइगस है, तो एक एक अगर ये इसकी आपकी रिसेसिव वाली भी आई है तीनों में, तो इसका जो है वो आपका डोमिनेंट वाला ट्रेट आ गया है। तो किसी में नज़र नहीं आ रहा है, इनमें से कोई कैरियर हो सकता है। जैसे यहाँ ये 2 अफेक्टेड है, ये कैरियर है। हाउ दिस इज़ अ कैरियर? ये कैरियर का फिर से कैरियर के साथ मीटिंग हुआ, मे बी शी इज़ अ कैरियर। अब आपको ये फिर से नज़र आ गया, तो दैट मीन्स कि ये कैरियर था। एक जीन इसके पास रिसेसिव वाली आई थी, एक मान लीजिए डोमिनेंट वाली आ गई थी। फिर इसकी जो मीटिंग हुई वो भी किसी कैरियर से हो गई। तो जब उसके दोनों एक साथ पहुंच गए तो यहाँ पे ये आपका फिर से नज़र आ गया। मतलब कि पेरेंट में वो आपको फीचर नज़र नहीं आ रहा है जेनेटिक, और वो आपके बच्चे में अगर नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ अ रिसेसिव जीन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। ये तो हमारा था तरीका ये जानने का कि ये किस तरीके से हमें ये पता लगाना है कि ये जो डिसऑर्डर आ रहा है, हम फैमिली के चार्ट्स को स्टडी करते हैं और उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी कि जो आपके इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट जो होने वाली चीज़ें होती है वो मुख्यतः 2 तरीके से हो सकती हैं, आप उन्हें कह सकते हैं। एक आपका होता है डिटरमाइंड बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, ठीक है। और दूसरा आपका कैटेगरी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो कि वही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जो हमने अब तक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के पढ़े थे। और दूसरा होता है क्रोमोसोमल, जहाँ पे आपका क्रोमोसोमल नंबर ही बदल जाता है। तो अभी हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। जो मेंडेलियन है वो आपका इट कैन बी ऑफ
4 टाइप्स। हमें पता है हमारे पास ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होंगे और 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का। तो सबसे पहले आ सकता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। इनमें से जो एलील इनमें प्रेजेंट है वो डोमिनेंट ही जो है वो बीमारी का कारण नज़र आ रहा है। दूसरा आपका हो सकता है ऑटोसोमल रिसेसिव, कैरी इनमें से कोई क्रोमोसोम कर रहा है, बट अगर दोनों ही जी एलील आपके रिसेसिव वाली प्रेजेंट है तभी वो अपना एक्सप्रेस करेगा। अगर एक आपका नॉर्मल उसके पास एलील प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस बीमारी नहीं होगी। अब अगला आता है, ये तो हमारा हो गया ऑटोसोमल लिंक्ड। अब आ गया सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड वही ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होता है ये आपका किस में पाया जाता है, यूजुअली मेल्स में कॉमनली देखा जाता है और फीमेल मोस्टली इसके कैरियर होती हैं, क्योंकि दे हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। अगर आपका एक में ये रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, दूसरा नॉर्मल प्रेजेंट है, तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर वही उसने अपनी मदर से रिसेसिव वाला इनहेरिट किया है तो वो आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मेल्स जो हैं वो आपके ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में यूजुअली दे आर ओनली कैरियर्स। अब इनको हम इससे जो रिलेटेड जो आपकी डिसीजेज जो आपकी बुक्स में मेंशन है उनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज it is sex linked. It is a sex linked disorder and recessive. तो अभी मैंने आपको बताया जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं दे आर मोर कॉमनली सीन इन मेल्स। मेल्स में ऑलमोस्ट 8% मेल आर कलर ब्लाइंड। और अगर आप फीमेल्स की बात करें तो इट इज़ ओनली 0.4% दे आर कलर ब्लाइंड। तो मेल्स में कलर ब्लाइंड ज़्यादा पाए जाते हैं 8%, फीमेल में ओनली 0.4% बिकॉज दिस इज़ द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, देयर इज़ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मतलब जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है ही इज़ नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कहाँ है, आप उन जिन लोगों को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है उन्हें आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंगे, है ना। साथ में ही मेडिकल फील्ड में उनका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि उनको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। ओके, ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है ये ज़्यादातर किस में देखी जाती है, मेल्स में। वही बात है, रिसेसिव है, दे इनहेरिट। अगर मदर आपकी किसी की कैरियर है तो वो जीन अगर एक्स आपका चला गया तो जो मेल है वो उसको मैनिफेस्ट करेगा। फीमेल में अगर वो एक्स क्रोमोसोम चला गया, फादर से उसका नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आ गया तो वो फिर से कैरियर बन जाएगी। बट उसको तो अगर फादर एक्स कलर ब्लाइंड है, फीमेल में चांस कब होगा होने का, ये सब आपको एमसीक्यू में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। फीमेल कलर ब्लाइंड होने के चांस कब हैं, आपको क्वेश्चन आएगा कि फादर इज़ कलर ब्लाइंड, मदर इज़ नॉर्मल। नॉर्मल मतलब दैट मीन्स शी इज़ अ कैरियर, मदर इज़ नॉर्मल। और जो उसके फीमेल प्रोजेनी है, हाफ ऑफ द, वो कहेंगे हाफ ऑफ द फीमेल प्रोजेनी हैड द सेम डिसीज़ जो कि फादर को है। तो इसका क्या मतलब है कि कैसे इनहेरिट हो रही है, दैट मीन्स फादर में वो बीमारी है, मदर इज़ नॉर्मल एंड हाफ ऑफ द फीमेल प्रोजेनी उनमें ये बीमारी नज़र आ रही है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज़ अ सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इसी तरीके से अगर फादर कलर ब्लाइंड है, मदर कैरियर है, तो तब उसमें फीमेल में चांस होता है कलर ब्लाइंड होने का। ठीक, फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर है, मदर नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है। और मेल जो है आपका पेडिग्री चार्ट दिखा देंगे ऐसा बना के,
ठीक है। उसके बाद आपका मेटिंग कराएंगे। अब फादर की तो आप बताइए कि ये क्या है। दिस इज अ सेक्स लिंक। मदर फादर में दोनों में नहीं है, यहाँ पे किस में आ रही है, यहाँ पे आपकी सन में है। सन में होने के बाद मेटिंग हुई है तो यहाँ पे डॉटर में है। अब आ जाओ इसमें, इन दोनों में किसी में नहीं है। मे बी ये शी इज अगेन अ कैरियर। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ फिर सन में आ गई, यहाँ किसी में नहीं आई। और यहाँ पे आपका फिर से मेटिंग हुई है और फिर ये आपकी सन में आ गई। तो दिस पेडिग्री अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज़ वेरी मच इंफॉर्मेटिव कि दिस इज़ अ सेक्स लिंक्ड आपका रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, सो इस तरीके से भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। सबसे पहला आपको ये देखना है कि जहाँ से आपकी ये स्टार्टिंग हो रही है पेडिग्री की, अगर उनमें बोथ ऑफ देम आर अनअफेक्टेड, उसके बाद आपके प्रोजेनी में नज़र आ रही है तो दिस इज़ डेफिनेटली रिसेसिव। और अगर जहाँ आपका पेडिग्री स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे अगर आपका एक को है तो दैट मीन्स कि देयर आर चांसेस कि दिस इज़ डोमिनेंट। इट कुड बी रिसेसिव ऑल्सो बट देर आर स्टिल चांसेस। लेकिन अगर किसी आपके पेडिग्री चार्ट में जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पे दोनों अनअफेक्टेड हैं और फिर नीचे उनके प्रोजेनी में आपको वो डिसीज़ दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए कि दिस इज़ अ रिसेसिव इनहेरिटेंस। और अगर दोनों में से किसी एक को प्रेजेंट है और तो वो डोमिनेंट भी हो सकता है, वो रिसेसिव भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे आपको नीचे जांच करना है कि ये किस प्रकार से आगे वो इनहेरिट हुई है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कलर ब्लाइंडनेस। अब आ जाते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, देयर इज़ अ डिफेक्ट इन क्लॉटिंग सीक्वेंस, जेनेटिक डिफेक्ट क्लॉटिंग सीक्वेंस, तो उससे ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं हम। और इसका एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए जीके में भी आ सकता है वो, और आपका एग्ज़ाम में भी आ सकता है। जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, शी वॉज अ कैरियर ऑफ दिस इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। दिस इज ऑल्सो ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हीमोफीलिया। क्वीन विक्टोरिया, उनकी बहुत मेल प्रोजेनी में से काफ़ी सारे अफेक्टेड थे, फीमेल कोई भी अफेक्टेड नहीं थी, फीमेल करियर ही बनी होगी। और क्लॉटिंग में ब्लीडिंग डिसऑर्डर इसमें रहता है। अब इसमें भी यही है कि जो मेल्स होते हैं दे आर मोर कॉमन एज कंपेयर टू फीमेल दे आर यूजुअली कैरियर ओनली एंड दे गेट द फीमेल्स आर कैरियर एंड दे गेट द एक्स क्रोमोसोम मेनली फ्रॉम देयर मदर ओनली। वाई नॉट फ्रॉम देयर फादर? क्योंकि अगर फादर अफेक्टेड है तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो उस एज तक सरवाइव करे जिस एज तक वो मैरिज और चाइल्ड बियरिंग के तक पहुंच जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर जो कलर ब्लाइंडनेस है उसमें और इसमें फ़र्क ये है, कलर ब्लाइंडनेस इज़ नॉट अ फैटल डिसीज़। ओके, दिस इज़ अ फैटल डिसीज़। तो मेल जो आपके जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं वो बहुत ही रेयर होता है कि वो उस उम्र तक पहुँचे जहाँ पे वो आपका रिप्रोडक्शन कर पाएँ। तो यूजुअली फीमेल दे गेट द जीन फ्रॉम देयर मदर ओनली एंड दे रिमेन द कैरियर। और जहाँ आपका उस मदर के प्रोजेनी हुई, मेल हुई, मेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आता है, बाकी फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा। दे गेट द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वाई फ्रॉम फादर। तो फादर अगर नॉर्मल भी है और मदर कैरियर है और वो कैरियर वाला ही आपका एक चला गया तो ये जो है ये अफेक्टेड हो जाएगा, है ना। एंड दिस इज़ अ फैटल इलनेस। तो इसलिए फीमेल से ही यूजुअली अपनी मदर से फीमेल को ये कैरियर गिफ्ट मिलता है।
गिफ्ट ही कहेंगे क्योंकि दिस इज़ इनहेरिटेड, ये किसी के हाथ में नहीं है, ना मदर के हाथ में है ना उसकी डॉटर के हाथ में है कि वो उससे कैरियर है या नहीं है। लेकिन इसका एग्जाम्पल है क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड। अब आ जाओ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इट इज़ अ ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है इसमें आपकी जो बीटा चेन होती है उस पर 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो एमाइनो एसिड है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलिन। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। क्यों आता है हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कोडोन होते हैं, जब आपका DNA से बनता है RNA पे जब आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वहाँ पे कोडोन होते हैं। और जो कोडोन है इसमें ये GAG कोडोन जो है पॉइंट म्यूटेशन से GUG में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा म्यूटेशन लगता है इसमें? पॉइंट म्यूटेशन। दीज आर ऑल माइन्यूट थिंग्स एंड कैन बी रेडिली आस्क्ड इन योर MCQ। तो GAG जो है वो GUG में कन्वर्ट हो जाता है। GAG ग्लूटामिक एसिड को लेकर आएगा, GUG वेलिन को लेकर आता है। तो 6th पोजीशन पे जब ये चेंज हो जाता है तो ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। और जब ये आपकी ये जो चेन बनती है जब आप वो डीऑक्सीजनेट होती है, जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो ये जो है ये अकड़ जाती है, आप समझ लीजिए। तो जो नॉर्मल आपका ये जो स्ट्रक्चर है बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर आपका जो RBCs का है ये अकड़ जाएगी चेन, ये इसमें समा नहीं पाती और ये सिकल सेल में ऐसे RBCs में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो हैं ये आपकी कैपिलरीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। इजीली ये कैपिलरीज़ वगैरह में से नहीं निकल सकते और आपको हीमोलिसिस होता है और इसके सारे परिणाम मिलते हैं। तो जो ये सिकल सेल एनीमिया दिस इज़ उसकी जो क्वालिटी बन रही है आपकी ग्लोबिन चेन की वो आपकी बदल गई है, क्वालिटी में चेंज हो गया है। तो आपका सिकलिंग होता है। सिकलिंग यही होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर है RBC का वो सिकल शेप में चेंज हो जाता है। जब आप पेरिफेरल स्मीयर करके देखते हैं उसमें आपको वो अच्छे से नज़र आते हैं, दैट इज़ डायग्नोसिस। और ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब आ जाते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया ये हमने पहले भी पढ़ा था आपका थोड़ा सा इसके बारे में। ये मेटाबॉलिज्म में एरर है, पर क्यों होता है? वही आपका जो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इसमें क्या आएगा? इसमें फिनाइल कीटोन यूरिया में आपका जो मेटाबॉलिज्म है जो चेंज हो रहा है उसमें क्या है? अमीनो एसिड फिनाइल एलानाइन किस में कन्वर्ट होता है? टायरोजिन में। फिनाइल एलानाइन का टायरोजिन में कन्वर्जन होना होता है जो कि एंजाइम की डेफिशिएंसी से रुक जाता है। तो फिनाइल कीटोन तो फिनाइल एलानाइन जो है वो टायरोजिन में कन्वर्ट होने की जगह दूसरे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि जैसे होते हैं फिनाइल पायरुविक एसिड। और जब एसिड ज़्यादा बढ़ता है तो वो धीरे धीरे आपका कीटोन्स की तरफ भी हमारा जो pH है और ये सब जो है आपके बॉडी में कीटोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है। और ये जो है इसकी वजह से आपका मेंटल रिटार्डेशन होगा बच्चे में। साथ ही साथ ये आपका जो इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं जो आपका फिनाइल एलानाइन टायरोजिन में कन्वर्ट होना था वो फिनाइल पायरुविक एसिड में और कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है जब एसिडोसिस होता है। और ये आपका यूरिन किडनी के द्वारा यूरिन में भी सिक्रीट होता है, इसीलिए इसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये किडनी से एक्सक्रीट होता है। इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं इसी के ऊपर इसका नाम है। तो आपके MCQ में ये चीज़ भी आ सकती है और आप सोचेंगे कि अरे ये तो किडनी का तो कोई इसका लेना देना है नहीं, इसमें तो मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, ये पोटेंशियल MCQ आपके लिए हो सकता है। अब आ जाते हैं थैलेसीमिया। ये क्या है? ये भी आपके ऑटोसोमल रिसेसिव
हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। एक होती है अल्फा चेन ग्लोबिन की, एक होती है बीटा चेन ग्लोबिन की। अल्फा चेन के लिए 4 एलील चाहिए होती हैं और बीटा चेन के लिए 2 एलील, मतलब 1 पेयर। इसमें 2 पेयर्स, इसमें 1 पेयर। जो अल्फा चेन का जो पेयर प्रेजेंट होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम नंबर 16 पे। दीज आर ऑल MCQs, यू मार्क इन योर बुक ओनली। वो क्रोमोसोम 16 पे नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट होते हैं और ये जो है ये प्रेजेंट है आपका क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ठीक है, तो ये आपके इसके लिए अल्फा थैलेसीमिया होने के लिए अगर रिसेसिव है तो आप ये देखेंगे कि अगर चारों एलील आपके रिसेसिव होंगे तो ये तो बिल्कुल ही फैटल है उस समय। हाँ, बीटा में आपका जो होता है दिस इज़ डिफ़िकल्ट डिसीज़, एकदम से ऐसे फैटल नहीं है कि आपका बर्थ ही ना हो। इसमें आपका यूजुअली बर्थ ही नहीं होता है, इसमें आपका बर्थ हो जाता है लेकिन आगे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो 4 में से मान लो आपके पास चार एलील हैं, उसमें से आपके मान लीजिए HbA1 और HbA2, इसके 2 पेयर, इसके 2 पेयर। मान लो इसमें 2 पेयर डिफेक्टिव हैं, 2 पेयर नॉर्मल हैं, तो 50% आपका चांस होगा कि ये कम प्रोटीन बनेगा, आपका ग्लोबिन पार्ट कम बनेगा और आपका हमेशा लाइफ लॉन्ग एनीमिया रहेगा। ठीक है, अब बीटा थैलेसीमिया इज़ मोर कॉमन क्योंकि ये आपके 2 एलील ही हैं, एक दोनों ही अगर डिफेक्टिव हो गए तो ये बन जाएगा। इसमें भी अगर आपके ये ट्रेट कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड ट्रेट्स, फुल ब्लोन डिसीज़ नहीं होती है, माइनर आपको सिम्टम नज़र आएंगे। इसमें भी अगर आपका एक एलील डिफेक्टिव है तो आप कैरियर कहलाएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि कैरियर भी जो है वो एनीमिक रहता है, वो एनीमिक रहता है, बट आप उसका इंडिविजुअल विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्वाइवल इज़ पॉसिबल। अगर आपके दोनों ही एलील डिफेक्टिव हो गए तो आपकी जो बीटा ग्लोबिन चेन है, फिर जब आप 6-7 महीने का बच्चा होना शुरू होता है तब ये चीज़ नज़र आनी शुरू होती है। आप आगे एक्चुअली जब फीटल हीमोग्लोबिन होता है अल्फ़ा 2 गामा 2, एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है अल्फ़ा 2 बीटा 2, है ना। तो जब बच्चा होगा तो आपका गामा करीब 6 मंथ्स तक उसके शरीर में रहता है, धीरे धीरे पैदा होने के बाद वो गामा रिप्लेस होता है बीटा चेन से, तो तब आपका ये मैनिफेस्ट होनी शुरू होती है बीमारी, उससे पहले नहीं होगी। लेकिन अल्फ़ा वाला जो है वो आपका, क्योंकि आपका स्टार्टिंग से वो चीज़ अवेलेबल है और अगर आप इसमें, तो दिस इज़ यूजुअली अ फैटल इलनेस। तो आपका जो करियर होगा वो एनीमिक होगा और ये आपको टेस्टिंग से पता चलेगा कि ये कैरियर है या आपका नहीं है। मान लीजिए कोई एनीमिक है, रेगुलर दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं होता, तो वो टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है अगर आपका बीटा थैलेसीमिया प्रेजेंट है तो। दोनों ही एलील अगर उसकी रिसेसिव उसके पास प्रेजेंट है तो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट कंडीशन। अब आ जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि जो आपके एलील, जो क्रोमोसोम पे जो आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उनमें आपकी डिफेक्ट है, बट द पर्सन इज कैरिंग द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर होते हैं हमारे पास, हमें पता है 23 पेयर होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। ये तो हो गया डिप्लॉइड। इसमें 2 तरीके की कंडीशन, 3 तरीके की कंडीशन हो सकती है। पहली बात तो ये डिप्लॉइड नेचर है, ये ट्रिप्लॉइडी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, 2 पेयर की जगह उसके पास 3 आ गए या सिंगल रह गया, आइदर ट्रिप्लॉइडी और मोनोप्लॉइडी। तो इंसानों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इन ह्यूमंस दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ट्रिप्लॉइडी का केवल एक केस होता है, वो अगर आप MBBS में आपका सिलेक्शन होता है तब आप आगे जानेंगे कि एक वेसिकुलर मोल नाम से बीमारी होती है जिसमें पार्शियल वेसिकुलर मोल में यूजुअली ये देखा जाता है। तो ट्रिप्लॉइडी का आउटकम नहीं है, वो कोई आप उसमें सरवाइव नहीं कर सकता ह्यूमन में ट्रिप्लॉइडी के साथ या मोनोप्लॉइडी के साथ। मतलब जहाँ आपके
69 या 23 अगर हो गए तो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ह्यूमन प्लांट्स में पॉसिबल है बट नॉट इन ह्यूमंस। तो हमारे काम की इस चैप्टर के काम की दो चीज़ें फिर हम देखेंगे। आपके पास या तो कोई एक क्रोमोसोम फालतू आ जाए, कोई क्रोमोसोम आपके पास एक्स्ट्रा आ जाए, या एक कोई पूरा का पूरा क्रोमोसोम डिलीट हो जाए। ठीक है, अगर फालतू आपके पास आ रहा है तो उसमें जौन सा फालतू आ रहा है उसको हम कह देंगे ट्राइजोमी। इसका एग्जाम्पल है ट्राइजोमी 21, जिसे हम कहते हैं डाउन्स सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम कब आती हैं क्रोमोसोमल वाली? जब आपका सेल डिवीजन है, जब आपके स्पर्म्स या ओवम बन रहा है, उस समय जो आपके जब वो आपका रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, उस समय आपका फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस इन टेलोफेज स्टेज से तो आपका हो जाएगा ट्रिप्लॉइडी और मोनोप्लॉइडी, वो तो उसमें हो गया। बाकी आपका कभी कभी क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का जो हिस्सा है दूसरे का टूट के, मान लो ये यहाँ से ब्रेक हो गया और ये जाके यहीं पे दूसरे वाले पे शिफ्ट अटैच हो गया, तो ये अगर आपका पास ऑन हो गया तो आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल मिल गया। ये पास ऑन हो गया तो आपका वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो था, जो ज़रूरत थी नॉर्मल की, वो डिलीट हो गया। एक तो ये ट्राइजोमी 21 है जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, एक हम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम और एक हम पढ़ेंगे इसमें क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसको सबसे पहले किसने बताया था? लैंगडन डाउन इन 1866 था पहले से, लेकिन उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। इसमें क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ 21, जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है, और इसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा बच्चे में। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसका जो हेड होता है वो स्मॉल राउंड होगा, टंग फरोड होती है, आपके लो सेट ईयर्स होंगे उसमें, और जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो पार्शियल उसका माउथ ओपन रहता है, साइकोमोटर उसमें डेवलपमेंट डिले होती है एंड मेंटल रिटार्डेशन प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ट्राइजोमी 21। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा? मेल्स में हमें नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पता है कि ये है 22 + XY। अगर आपके पास 22 + XXY हो गया, मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम अगर किसी मेल के पास में है, तो दैट इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होंगे? द मेल्स दे आर स्टेराइल, लंबे होते हैं, गायनोकोमेस्टिया होता है, कुछ फीमेल डेवलपमेंट होती है उनमें, दे आर टॉल बट दे आर स्टेराइल, दिस इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। और नॉर्मल फीमेल में जो कॉम्पोजिशन है हमें पता है क्या होता है, दिस इज 22 + XX, 22 + XX। अगर ये हो गया 22 + XO, मतलब आपका डिलीशन हो गया एक X क्रोमोसोम का, तो क्या होगा? तो जो फीमेल होगी उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। दे आर ऑल्सो स्टेराइल, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रीक ओवरीज। इनकी जो ओवरीज होती हैं वो ठीक से डेवलप नहीं होती हैं, सो दे आर स्टेराइल। और उनके ब्रॉड शोल्डर होंगे, और क्या होता है उनमें अदर फीचर्स होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो आप उनका नॉर्मल से अलग हटके होता है, एंड दे आर ऑल्सो स्टेराइल। तो ये आपका सारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपका कवर हो गया है। आगे वाले जो लेक्चर में वीडियो में हम देखेंगे इसके NCERT का आंसर्स का डिस्कशन। इस वीडियो में आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और आपको कोई क्वेरी आती है ज़रूर पूछिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।